हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लाए हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। इसके अंतर्गत कोशिका के संपूर्ण सार का अध्ययन करेंगे, जो आपके समक्ष निम्न रूप से प्रस्तुत है। इसमें कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था, जो कार्क की मतलब निर्जीव, नॉन लिविंग, निर्जीव सबसे पहली कोशिका इन्होंने ही देखा था। फिर इसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर इसके बाद कोशिका लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा बॉक्स। जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा बॉक्स या एक छोटा सा कक्ष, ए स्मॉल बॉक्स। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन स्लाइडेन, जो जर्मन के वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने 1838 ईस्वी में, और स्वान स्वान नामक वैज्ञानिक ने, जो एक जंतु विज्ञानी थे, इन्होंने, ये जर्मनी के थे, इन्होंने 1829 ईस्वी में अपना, ये दोनों मिलकर के कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दिए थे। रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में कोशिका सेल शब्द की पुस्तक, सेल शब्द की पुस्तक जिसमें माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में सबसे पहले रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया था। सबसे पहले सेल शब्द दिया था। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। सन 1834 ईस्वी में वास्तव में कोशिका सिद्धांत का विचार सबसे पहले दत्रोचित नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिकाओं में विभाजन होता है। सभी नई पूर्व कोशिकाएं, जितनी भी नई पूर्व कोशिकाएं होती हैं, उनसे बनी होती हैं। अर्थात कोशिकाओं में वंश परंपरा सिद्धांत को सबसे पहले विरकोव नामक वैज्ञानिक ने 1858 ईस्वी में दिया था। ऐसा माना जाता है कि पूर्व कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं अर्थात मदर सेल से ही डॉटर सेल का निर्माण होता है। जीवाणु, यीस्ट, प्रोटोजोआ को सबसे पहले एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कोशिका की यदि परिभाषा की बात करें तो जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल सूक्ष्मतम इकाई ही कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, जिसे हम पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा को प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिया शब्द लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की होती है। सन 1932 ईस्वी में जर्मनी के दो वैज्ञानिक
नॉल और रस्का नामक वैज्ञानिकों ने एक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, जिसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम लगभग 1,00,000 गुना देख सकते हैं। किसी भी सूक्ष्म जीव को हम 1,00,000 गुना अधिक देख सकते हैं। मानव की पूरी कोशिकाओं की संख्या, मानव के शरीर में पूरी कोशिकाओं की संख्या 10⁻14 या लगभग 1,000 खरब के बराबर होती है। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। फिर इसके बाद कोशिका का प्रबंधक, मैनेजर, केंद्रक को कहा जाता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका लगभग तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर या लगभग कह सकते हैं कि 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। 0.1 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर से लेकर ये कोशिका लगभग 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक हो सकती है। इसके पश्चात कोशिकांग सेल ऑर्गन का हम अध्ययन करेंगे। कोशिका भित्ति जैसे सबसे पहले नंबर पे है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका भित्ति का अध्ययन किया। सेल वॉल कोशिका का तो अध्ययन किया है ही था, लेकिन कोशिका भित्ति सेल वॉल का भी अध्ययन रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया था। पादपों में कोशिका भित्ति सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। कवकों में कोशिका भित्ति सेल वॉल बनी होती है काइटिन या सेलुलोज की। काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का स्रावित पदार्थ है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायता प्रदान करता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो जीव द्रव्य के द्वारा स्रावित पदार्थों से बनी हुई होती है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी भी कोशिका को सहायता प्रदान करने का काम करती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल कैसी होती है? ये पारगम्य का तात्पर्य ये है परमेबल अर्थात पारगम्य, जिसके आर पार जा सके, इस तरह की होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल के निर्माण में मुख्य पदार्थ भूमिका निभाता है सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, लिग्निन, क्यूटिन, हेमीसेलुलोज। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोशिका को बनाने में जो पदार्थ मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं उसमें सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, लिग्निन, क्यूटिन और हेमीसेलुलोज होते हैं। दो कोशिकाओं सेल्स के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली संरचना को हम जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। किन्हीं दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों को आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जीव द्रव्य तंतु, जिसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में। परिपक्व कोशिका के 3 परतें होती हैं: प्राइमरी सेल वॉल प्राथमिक, द्वितीयक सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला। फिर इसके बाद मध्य पटल मिडिल लैमेला की संरचना किसके द्वारा बनी होती है? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लाइपोप्रोटीन की।
जो सेल की झिल्ली होती है, कोशिका की झिल्ली होती है, वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जीवधारियों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। दो नामों से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली को दो नामों से जाना जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। फिर इसके बाद कोशिका कला। कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने किया था? नागेली और क्रेमर। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1855 ईस्वी में नागेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन की खोज किया था। त्रिप्रतिरूप मॉडल ट्राइलेमेलर मॉडल का प्रतिपादन डेनली तथा डेवसन नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया था। इकाई झिल्ली प्रतिरूप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का प्रतिपादन रॉबर्टसन ने 1959 ईस्वी में किया था। कोशिका कला तरल मोज़ेक प्रतिरूप या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक, ये दो वैज्ञानिकों ने 1972 ईस्वी में किया था। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसकी खोज सन 1835 ईस्वी में सन 1835 ईस्वी में सन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था। बाद में सन 1935 ईस्वी में सारकोड को जीव द्रव्य शब्द प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1837 ईस्वी में किया था। पादप कोशिका में सर्वप्रथम जीव द्रव्य का वर्णन ह्यूगो वान मोहल नामक वैज्ञानिक ने 1846 ईस्वी में किया था। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तत्व O2 पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। जीव द्रव्य घोल हैं क्रिस्टलों का कोलाइडल घोल। क्रिस्टलों का कोलाइडल घोल होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य सूक्ष्मदर्शी पर दिखाई देता है स्वच्छ, रंगहीन या चिपचिपा जेली लाइक संरचना ये दिखाई देती है। जीव द्रव्य को धागे के समान खींचा जा सकता है, जो छोड़ने पर पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है, जैसे रबड़ होती है। इसी प्रकार जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला, बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन की भौतिक आधारशिला फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा? हक्सले नामक वैज्ञानिक ने। ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? जीव द्रव्य में संपन्न होती है। प्लाज्मा लेमा में किस तरह पारगम्यता परमेबल पाई जाती है? चयनात्मक, सिलेक्टिव, मतलब वो सिलेक्ट कर लेता है, चयन कर लेता है। जीव द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, दूसरा कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक न्यूक्लियस। तीन भागों में इसे विभाजित किया गया है। फिर इसके बाद जीव द्रव्य में जल H2O पाया जाता है 60 से 80% तक। 60 से 80% तक जल पाया जाता है। जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है जिसमें तत्वों की संख्या लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में जो तत्व पाए जाते हैं लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। फिर इसके बाद लवक प्लास्टिड। लवक प्लास्टिड की खोज सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में किया था। लवक प्लास्टिड शब्द दिया था। 1885 ईस्वी में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले लवक शब्द का प्रयोग किया था। लवकों प्लास्टिड्स को रंगों के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। फिर अगला वर्णी लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं।
इसमें जो अवर्णीय लवक होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, उनमें उनमें कोई रंग नहीं पाया जाता, जिन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक जो पर्णहरिम क्लोरोफिल से बने हुए होते हैं, उन्हें हम हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और जो वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट, जिसमें रंग बिरंगे जैसे फ्लावर होते हैं, उनमें रंग बिरंगा पाया जाता है रंग, तो इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। इसके बाद ये लवक अनुपस्थित होते हैं जीवाणु में। बैक्टीरिया, क्योंकि ये वनस्पति के अंतर्गत रखा गया है, बैक्टीरिया क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है, और फंजाई भी, ये भी वनस्पति, ये फंजाई, और जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं, ये इनमें लवक कुछ में अनुपस्थित होता है। इसके बाद लवक प्लास्टिड्स जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से बने चपटे गोल आकार के होते हैं। इसके बाद जो ये लवक प्लास्टिड जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के बने चपटे गोल आकार के होते हैं, बिल्कुल गोले। फिर ल्यूकोप्लास्ट देखिए, ल्यूकोज, ये ल्यूकोज और प्लास्ट ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ल्यूकोज का अर्थ होता है व्हाइट, व्हाइट का अर्थ होता है सफ़ेद, और प्लास्ट का अर्थ होता है लिविंग, अर्थात रंगहीन लवक। और क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। क्लोर मीन्स होता है ग्रीन, और प्लास्ट मीन्स होता है फॉर्मेट, अर्थात हरे रंग के लवक। फिर इसके बाद क्रोमोप्लास्ट, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रोमो मीन्स होता है कलर, और प्लास्ट मीन्स होता है फॉर्मेट, अर्थात हरे रंग को छोड़कर लाल, पीले, नीले, गुलाबी, ये जितने भी रंग होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके पश्चात क्लोरोप्लास्ट की खोज भी सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में किया था। क्लोरोफिल, ये भी दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। क्लोर मीन्स होता है ग्रीन, और फिल मीन्स होता है लीफ, जिसका दोनों का अर्थ है हरी पत्ती। क्लोरोप्लास्ट की लाइपोप्रोटीन से बनी ऊपरी परतों की संख्या 2 होती है। क्लोरोप्लास्ट में 2 परतें होती है। बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, 2 परतें की मतलब कितनी परतें होती है, तो इसमें मिस्टेक होते हैं लोग। क्लोरोप्लास्ट की लाइपोप्रोटीन जो बनी होती है, उसमें 2 परतें होती हैं। हरी शैवाल के हरित लवक में ग्राना नहीं पाए जाते। जितने भी हरे शैवाल होते हैं और सभी में ग्राना पाया जाता है, लेकिन हरी शैवाल में के हरित लवक में ग्राना नहीं पाए जाते। कोशिका के अंदर सेल विथ इन सेल कहा जाता है पर्णहरिम को, अर्थात कोशिका के अंदर की कोशा, सेल के अंदर की सेल, कोशिका के अंदर की कोशिका, पर्णहरिम क्लोरोफिल को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हरी पत्ती। जिन ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च संग्रहित रहती हैं, उन्हें कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। जिन ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च अर्थात मंड संग्रहित रहता है, उनके अंदर भरा रहता है, उसे एमाइलोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और जिन ल्यूकोप्लास्ट में वसा वसा और तेल एकत्रित होते हैं, उन्हें इलियोप्लास्ट कहते हैं, उन्हें इलियोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं जो पुष्प दल, फल आदि को रंग प्रदान करते हैं? कैरोटीन। कैरोटीन और जैंथोफिल के कारण ही जितने भी पुष्प के दल होते हैं और फल होते हैं, उनमें रंग होते हैं। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अर्थात विकसित कोशिकाएं नहीं होती, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्थान प्रोटीन युक्त पदार्थ से भरा रहता है, जिसे हम पीटिका या स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन युक्त पदार्थ, प्रोटीन से युक्त पदार्थ भरा होता है। पीटिका, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा में 40 से 60 ग्रेना होते हैं। 10 से 100 थाइलेकॉइड से छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। 10 से लेकर 100 थाइलेकॉइड छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। इनको सामूहिक रूप से हम क्वांटासोम
के नाम से जानते हैं या क्वांटासोम कहते हैं। एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल पाए जाते हैं? लगभग 230 से लेकर 300 क्लोरोफिल तक एक क्वांटासोम में पाए जाते हैं। क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है, क्योंकि क्वांटासोम से ही फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण कोई भी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रकाशित प्रक्रिया लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, ग्रेना के अंदर होती है। अप्रकाशित अभिक्रिया डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन होता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? तो ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? तो स्ट्रोमा में। ये याद रखने की जरूरत है। अब इसके बाद क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आरएनए में आरएनए तथा द्विसूत्री डबल हेलिक्स वलयाकार सर्कुलर डीएनए भी इनमें पाए जाते हैं। डबल स्ट्रैंड वाले और सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। इसके बाद क्लोरोफिल ए का जो सूत्र होता है 655 C55 H72O5 N4 Mg नीले रंग का होता है, जबकि क्लोरोफिल बी स्मॉल बी C55 H70O6 N4 Mg हरा काला होता है। क्लोरोफिल सी C35 H32O5 N4 Mg होता है। क्लोरोफिल डी C54 H70O6 N4 Mg होता है। कैरोटीन कैरोटीन जो गाजर में पाया जाता है C40 H56 नारंगी रंग का होता है। जैंथोफिल C40 H56O2 ये पीले रंग का होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं चंद्रमा के प्रकाश में। जितने भी शैवाल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चंद्रमा के प्रकाश में करते हैं। विद्युत प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। विद्युत लाइट में भी जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की कुछ क्रिया होती है। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण सबसे महत्वपूर्ण तत्व मैग्नीशियम Mg होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होती है लाइट एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में परिवर्तित होती है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपिन नामक कैरेटिनॉइड ये जुड़ा हुआ है, कैरेटिनॉइड के कारण होती है। लाइकोपीन नामक कैरोटिनॉइड के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? कैप्सेंथिन नामक कैरेटिनॉइड के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट नहीं पाया जाता? एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट वर्णक इसमें नहीं पाया, क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता। बैगनी रंग के वर्णक पिगमेंट का कारण है एंथोसाइनिन। प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है किसी भी कोशिका का। कीटों की रेखित पेशियों स्ट्राइप्ड मसल्स में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले सन 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। बायोप्लास्ट नाम सबसे पहले सन 1890 ईस्वी में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सबसे पहले सी बिंदा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसमें ऑक्सीश्वसन द्वारा कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा संश्लेषित होती है, ऊर्जा का सिंथेसिस होता है। एटीपी को कहते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी ऑफ करेंसी ऑफ सेल, अर्थात ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। सभी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत एटीपी, जितनी भी क्रियाएं जीव के अंदर होती हैं वो एटीपी के रूप में ऊर्जा जो होती है उसी के द्वारा। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। कोशिकीय श्वसन का केंद्र कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पायरेशन की क्रिया होती है, कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम, प्लास्टोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोमाइट्स। आपको ये याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के कई नाम होते हैं। इसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसके कॉन्ड्रियोसोम भी इसका नाम है। इसको प्लास्टोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं और इसको कॉन्ड्रियोमाइट्स भी कहते हैं। फिर इसके बाद ये अंतःद्रव्यजालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यजालिका की खोज सबसे पहले के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 ईस्वी में किया था। फिर इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका सिस्टर्नी, पुटिका, वेसिकल्स तथा द्रव्ययुक्त सक्रिय नलिकाओं से मिलकर बना होता है। अंतःद्रव्यजालिका को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, SER और RER। SER का अर्थ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात चिकनी अंतःद्रव्यजालिका, और RER का अर्थ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्द्रव्यजालिका। SER का कार्य मुख्य रूप से है वसा, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड का निर्माण करना तथा स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करना। यकृत कोशिकाएं लीवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःद्रव्यजालिका में उपस्थित साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम है जिसका कार्य निराविषीकरण ड्रग्स प्रदूषकों में अविषीकरण करना है, अर्थात विष से बचाना है। और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन क्रियाओं का निष्पादन करता है? ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये दोनों क्रियाओं को निष्पादित अर्थात कार्यान्वित करने का काम यही करता है। इसके पश्चात RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम कौन सी क्रिया करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण को की क्रिया करने का काम करते हैं, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कला है मेम्ब्रेन में, किसके लिए एंजाइम पाया जाता है? निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।